हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वायर ले लिया हमने, एक कंडक्टर ले लिया है। कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। इस कंडक्टर की लेंथ एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। ये इस ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप है, तो इसकी लेंथ है एल और इसका एरिया कितना है ए। ये इसका पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव। जैसे हम बैटरी जोड़ देते हैं, ये इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और इस जो दिखाई नहीं गई यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, और उन वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इस तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक्सीलरेट होंगे। तो हम निकालना चाहते हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में आई, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वीडी, उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो चलिए करते हैं इसका रिलेशन। अन क्या मान लेते हैं, स्मॉल अन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर 100 मीटर क्यूब का है तो 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन। ए इंटू एल, ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसके बेस एरिया गुणा में इसका लेंथ है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए गुणा में एल, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और कंडक्टर की टोटल वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, वो कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए एल। तो ए एल एन। इसके बाद चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अरे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, हमें पता है ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फिर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज वो हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ए एल ई एन। तो ये हो जाएगा ए एल एन ई, ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, कि इस कंडक्टर में चार्ज कितना है। अब बात आती है कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है, तो एल लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, इसकी स्पीड कितनी है वी डी, लेंथ कितनी है एल, क्रॉस करनी है, तो टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस एल लेंथ। तो आप सबको पता है टाइम का फार्मूला कितना होता है, लेंथ अपॉन स्पीड। ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट आई, इसका फार्मूला क्या होता है, चार्ज फ्लोवन पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना है, क्यू ए एल एन ई, इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा, और टाइम की वैल्यू क्या है, एल बाई वी डी। तो ये हो जाएगा ए एल एन ई, वी डी ऊपर चला जाएगा और एल नीचे, एल से एल कैंसिल, तो जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, ए एन ई वी डी। तो ये हमारी रिलेशन आ गई किस किस के बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब हम सबको पता है वी डी किसके बराबर होता है, एज वी नो एज वी डी इज इक्वल टू ई टो बाई एम। ठीक है, चार्ज बाई मास, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में तो रिलैक्सेशन टाइम। अगर वो यहाँ रखेंगे तो आई किसके बराबर हो जाता है, ए एन, स्मॉल ई और इस स्मॉल ई की गुणा हो जाएगी, ई टो बाई एम। ये भी एक फार्मूला बनता है जो
करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन इसमें बिल्कुल ही सिंपल है। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये हमारी रिलेशन होती है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आगे हमारा है ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ क्या होती है। इट स्टेट्स दैट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अभी हमने एक कंडक्टर लिया, जैसे ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जैसे ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा आर केप्ट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू फार्मूला दैट इज, डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। इस कंडक्टर के अंदर से जो करंट जा रहा है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक करंट जितना बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ती है। डायरेक्टली को हटाने के लिए हमने क्या लिया, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लिया आर। ठीक है, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है, रेजिस्टेंस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ इसका एक स्पेसिफिक नाम रखा है हमने, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इट अपोज द चार्ज टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर, या करंट बोल सकते हैं आप। ये करंट को फ्लो नहीं होने देता थ्रू द कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसको रोकने के लिए क्या मौजूद होता है, रेजिस्टेंस। ये होता क्यों है, इसका रीजन कोज क्या है कि रेजिस्टेंस होता है हर कंडक्टर का, क्योंकि कंडक्टर में किसका एटम्स का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलेट होते हैं पॉजिटिव एंड बैटरी के एंड की तरफ या कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ, तो आपस में वो टकराते हैं, जिससे उनकी स्पीड क्या होती है, लूज होती रहती है, जिससे उनका रेजिस्टेंस होने का एक कारण है। तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, और आर को उस फार्मूले से, ये क्या है फार्मूला हमारा ओम्स लॉ का, ये हर सर्किट में फॉलो होती है। आर क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, एसआई यूनिट, इसको बोला जाता है ओम, और इसका सिंबल होता है ये ओम। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, बेसिकली जनरल भाषा में जब भी बोलते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट आपको ओम ही लिखी मिलेगी, लेकिन वोल्ट पर एम्पेयर भी इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसी भी कंडक्टर की, जिसकी वजह से क्या करता है, ये अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता है। किस किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। आर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, आर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द कंडक्टर, शेप, उसका एरिया कितना है, ठीक है, या डायमेंशन बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो हमारा मटेरियल हम लेंगे उसका नेचर क्या है, नेचर का मतलब वो सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, क्या है वो, ठीक है। फोर्थ क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कोफिशिएंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर।
जो हमने कंडक्टर लिया है उसका टेम्परेचर कितना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जो भी हम कंडक्टर लेते हैं उसकी लंबाई क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसका नेचर क्या है, वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, और उसका टेम्परेचर कैसा है, एलोए है या प्योर मेटल है, कैसा है, फिर उसमें प्रॉपर्टी आ जाती हैं निकेल क्रोमियम, ये सारी तरह के मटेरियल। तो उनके ऊपर, सबके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं लेंथ पर किस तरह डिपेंड करता है, शेप पर किस तरह डिपेंड करता है ये। ठीक है, और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए हमने एक स्लैब ले ली, आप स्लैब से समझे नहीं, इसको देख लीजिए। इसकी लंबाई, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, इसी प्रकार का कंडक्टर है ये, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसमें से करंट कितना जा रहा है I, और इसके दोनों एंड के ऊपर पोटेंशियल कितना है, डिफरेंस V है। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना बनता है, रेजिस्टेंस का अभी हमने फार्मूला देखा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज करंट, ये हमारा रेजिस्टेंस। अगर मैं इसी प्रकार के एक स्लैब और इसके साथ जोड़ दूं, जैसे इसको ले लीजिए, ये एक स्लैब है और दूसरी ये है, इसका है ये पोटेंशियल आर वी अपॉन आई। अगर इनको मैं साथ में ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, तो इसमें से आई करंट आ रहा था, तो इसमें से कितना जाएगा, आई ही आगे जाएगा साथ में। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हम क्या लेकर चलते हैं कि एक स्लैब और मैंने जोड़ दी इसके साथ, बड़ा बना लिया इसको। ठीक है, ये क्या है, एल लेंथ ये है, एल लेंथ ये है, 12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब भी इसका ए ही रहा, लेंथ इसकी कितनी हो गई, 12, डबल हो गई अब लेंथ। अगर इनको ऐसे रखेंगे तो लेंथ कितनी हो गई, अब डबल हो गई, पहले एल इसकी थी, एल इसकी डबल हो गई। करंट अब भी क्या जा रहा है, इसमें से आई जा रहा था इस तरफ, तो आगे भी इसमें क्या जाएगा, आई ही। तो करंट तो पूरे में आई है, लेकिन पोटेंशियल वी इसका था और वी इसका हो गया, कितना हो गया पोटेंशियल, 2v हो चुका है। तो अब आर कितना हो गया इसका, R1 मान लेता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है दोनों एंड के बीच में, 2v, और करंट अब भी कितना है, I। तो ये क्या है, 2v अपॉन आई क्या है, R, तो 2 टाइम्स R। तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आया है, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल रिजल्ट्स इन डबलिंग द रेजिस्टेंस। तो हमारा क्या जाता है, अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डबल। यहाँ से हमारा निकल के आया दैट इज कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को अगर दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लेंथ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। शेप पर देखिए, ये ए है, ए शेप का है, इसको बीचों बीच अगर मैं काट देता हूं, ये हमारी स्लैब है, ठीक है, इसको अगर हम बीचों बीच ऐसे काट देते हैं, दो बना देते हैं, तो नीचे वाले, पहले पूरी में कितना करंट था, आई, तो अब दोनों में आधा आधा हो जाएगा, I/2 और I/2। जैसे एक वायर है, मोटा वायर है, यहाँ से आगे जाकर हमने इसको पतला कर दिया और फिर से आगे जाकर जोड़ दिया, तो क्या हुआ, यहाँ आई करंट आ रहा था, तो यहाँ दोनों बराबर बराबर आधे आधे कर दिए, तो यहाँ I/2, यहाँ I/2, और आगे फिर से आई आएगा। इसी प्रकार करंट हो जाएगा आधा आधा, एरिया वो भी A/2 हो जाएगा, और इस दूसरी स्लैब का A/2 हो जाएगा। पोटेंशियल वो अभी V रहेगा, ठीक है, वो आधा नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पॉजिटिव उसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से R2 मान लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम है, करंट कितना हो गया I/2, तो ये कितना हो जाएगा 2V/I इजिकल टू 2 × R। शुरू देखिए, एरिया आधा किया तो रेजिस्टेंस फिर से क्या हो गया, डबल्स। इसका मतलब एरिया अगर आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऊपर वाले दो पॉइंट हमने कर लिए कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इसको अब मिटा देते हैं नीचे, अब देखिए अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो आर क्या आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, डायरेक्टली को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेकर आएंगे जिसको हम रो बोलेंगे। व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कंडक्टर। It depends on it only depends on nature of the material. It only depends on the nature of the material. ये सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, डायमेंशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी। रो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट, इसकी यूनिट A/L, A इधर आएगा तो ऊपर इसका होता है ओम मीटर, इसकी यूनिट क्या जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाती है, SI यूनिट। ये है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब आगे एक फार्मूला और बना लेते हैं हम, ये आपने पढ़ लिया है, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाकर हम बनाएंगे एक फार्मूला लेंथ और इसके अंदर। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि I इज इक्वल टू ANEVD। ठीक है, इसका फार्मूला रख दीजिए आप, ANEVD की जगह क्या लिखेंगे हम, E टो बाई। हाँ ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। I ANE² टो बाई आम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो इसको लिख लेंगे वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इस I को इधर V के नीचे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V/I, और इस सब को इधर ले आएंगे तो ML ऊपर आ जाएगा, मास L लेंथ अपॉन ANE²। व्हाट इज वोल्टेज अपॉन करंट, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास आ गया ML/ANE²। ठीक है, तो इसी प्रकार अब देखिए इसको थोड़ा, रेजिस्टेंस क्या है हमारा, M/NE² L/A। ठीक है, L/A, ये फार्मूला देखिए L/A। बाकी क्या है, रो रेजिस्टिविटी, तो ये क्या बच गया, रेजिस्टिविटी, ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी का फार्मूला M/NE²। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। किस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, दो चीज फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और एक उनके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जब वो ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, उस पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार रेजिस्टेंस भी। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग कंडक्टर के लिए चेंज होते हैं, हम दोनों का बना लेते हैं। इसमें एक नंबर में हमारा प्रश्न आता है हमेशा कि जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है
वो लगभग दोनों का एक जैसा ही फैक्टर है, एक ही चीजें दोनों एक ही तरीके से बिहेव करती हैं। अगर हमारा कोई एक है कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, और एक होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आता है हमारा कि जो रेजिस्टिविटी है वो दो चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करती है, अन और टो, और जो रेजिस्टेंस होता है वो भी दो चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है, अन और टो। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस मेटल कंडक्टर का कैसे बिहेव करता है, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जो हम सेमीकंडक्टर की हमारी एक यूनिट है 9th, वो पूरी पढ़ेंगे हम उसमें। तो मेटल कंडक्टर में देखिए क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर राइज, दोनों का यही केस है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, जो हमारा मेटल कंडक्टर है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने से उसके एटम्स, और जो एटम है, आयंस और एटम है, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और एटम और आयन के बीच में फ्रीक्वेंट कोलिजन होने स्टार्ट हो जाएंगे आपस में। वो अगर वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होंगे तो टकराना, जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो उनका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, दैट्स व्हाई एटम्स आयंस वाइब्रेट एट ए लार्जर ग्रेटर स्पीड एंड फ्रीक्वेंट कोलिजन इज ओकर्स एट ए वेरी फास्ट रेट। तो अगर जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो ये रिलैक्सेशन टाइम है क्या, कि कितनी देर में दूसरा कोलिजन होता है, पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम क्या है, वो कम हो जाएगा अगर जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। तो टो क्या है, ये डिक्रीज हो जाता है। और अन क्या रहता है, डी अन लिख देता हूं मैं, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीरो तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, कोई चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो रहते हैं, कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो नहीं बढ़ पाते। तो क्या हुआ, अगर नीचे की टर्म घटेगी तो टोटल टर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। दैट्स वाई रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज। इसी प्रकार रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है मेटल के केस में। मेटल कंडक्टर के केस में यही रीजन है दोनों के केस में। अगर एक प्रश्न आता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं, सेम रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, या नन ऑफ द अबव। तो आपको उसमें क्या है, बढ़ेगी। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात आती है, माना कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगे जल्दी जल्दी, तो टो तो घटेगा यहाँ भी, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें क्या होता है, बॉन्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। और जब बॉन्ड बने हुए होते हैं तो जब एनर्जी बढ़ती है तो वो बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पर, डी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी बढ़ते हैं साथ साथ, ठीक है। एन इंक्रीज, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो यहाँ जीरो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस में आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी सेमीकंडक्टर है, ये कंपाउंड है, ये सिंगल है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड। तो ये सेमीकंडक्टर है, इनमें बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, वो टूटना स्टार्ट करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से क्या होता है, जो इनका जो बढ़ना होता है और इसका जो घटना होता है उसमें डोमिनेंट कौन करता है, ये डोमिनेंट फैक्टर ये है। डोमिनेंट का मतलब अगर ये 5 घटता है तो ये 6 बढ़ जाता है, इसका मतलब जो ओवरऑल टर्म है नीचे वो तो बढ़ती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो आर होता है इसमें वो डिक्रीज होता है, और रेजिस्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है।
ये दो केस हैं हमारे मेटल कंडक्टर और रेजिस्टिविटी में, इन दोनों का फैक्टर। अब एक चीज और रहती है इसमें साथ में, तो एक चीज और पढ़ लेते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा, मान लेते हैं शुरू में आर नोट बी द रेजिस्टेंस, आर नोट बी द रेजिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर, और एट टी इज इक्वल टू टी आर टी बी द रेजिस्टेंस, आर टी बी द रेजिस्टेंस। तो जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर वो किसके बराबर, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो कितना इंक्रीज हुआ, आर टी माइनस आर नोट, कितना इंक्रीज हुआ, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो होता है वो इनिशियल टेम्परेचर है कितना, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, और किसके बीच में टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी, टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ है, इन दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू, डायरेक्टली को हटा के हम अल्फा साइन आर नोट टी माइनस टी नोट आर टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारी, आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट इंटू टी। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, अल्फा की यूनिट क्या है, अल्फा इज ए कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, देखो आर टी माइनस आर नोट, ये क्या है रेजिस्टेंस की यूनिट, और ये भी रेजिस्टेंस ओरिजिनल, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बनती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और वो क्या होती है टेम्परेचर का इनवर्स। ठीक है, अल्फा क्या है, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी प्रकार इसका भी होता है, रेजिस्टिविटी का भी हम बना सकते हैं, रेजिस्टिविटी फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को हम डी टी से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी टी का मतलब है टी टू माइनस टी नोट, और ये क्या होगा टी नोट वन बाई डी इंटू टी, एक ही चीज़ है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, ये टी नॉट इक्वल टू हमने जीरो लेके चले, ये जरूरी नहीं जीरो, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। हम कोई भी टेम्परेचर को स्टैंडर्ड मान सकते हैं, यहाँ हमने जीरो को माना है। ठीक है, किसी मेटल में ज़्यादा भी हो सकता है किसी कंडक्टर के लिए। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कितना रेजिस्टेंस है गुणा में टेम्परेचर का कितना इंक्रीज चेंज करते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई इंक्रीज इन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली होती है। उसके बाद अल्फा इसका कोफिशिएंट हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास फार्मूला आगे भी कई जगह काम आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ दो चार छोटी मोटी रिलेशंस हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इन ए कंडक्टर, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। क्या होता है ये करंट डेंसिटी, किसी भी पॉइंट पर किसी भी कंडक्टर के द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक एरिया है, ये पॉइंट है किसी कंडक्टर का, यहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि करंट डेंसिटी कितनी है, तो इसके चारों तरफ ये मान लेते हैं एक यूनिट एरिया बन गया है सारा। इस यूनिट एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, मान लेते हैं आई, और ये एरिया कितना है ए, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए।
करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन नॉर्मल की बात कही गई है, जैसे ये है, इसके हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कितनी करंट डेंसिटी है, तो इसके चारों तरफ एरिया ए है, तो यहाँ इसके नॉर्मल निकलता हुआ करंट कितना है, उस एरिया के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। अगर कोई एरिया हमें दिया गया है तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी करंट कितना है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, ds। उस जैसे ये एक एरिया है और इस एरिया में ये पॉइंट है, इस एरिया का हमें करंट निकालना है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे हम छोटे छोटे एरिया में तोड़ देंगे, जैसे ds, ठीक है। उसके बाद टोटल करंट कितना हो जाएगा इस होल एरिया के लिए, j वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। इस पूरे एरिया में, ए एरिया में हमें करंट डिनोट करना था, तो छोटे छोटे एरिया में इसको डिवाइड करेंगे, करंट डेंसिटी j डॉट ds का होल का निकालेंगे तो आई हो गया, क्योंकि करंट ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई क्या हो जाएगा, जे डॉट ds वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एक होता है हमारे पास कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, जी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1/r। इस फार्मूले से कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस सॉरी ये क्या होता है हमारा, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी ओम होती है, इसकी महो या ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होता है, या इसकी एक और यूनिट होती है साइमन, SIEMEN, साइमन, एस कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं कंडक्टेंस को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है एक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। ये क्या होता है, सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, साइमन पर मीटर हो सकती है, ठीक है, साइमन पर मीटर या ओम इनवर्स पर मीटर भी इसकी यूनिट बोली जा सकती है, ठीक है। साइमन पर मीटर या कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सिग्मा होती है। अब तीन चीजें हमने पढ़ ली, जे करंट डेंसिटी, जी कंडक्टेंस, सिग्मा कंडक्टिविटी। तो हम तीन चीजों के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। जे की वैल्यू भी मैं यही लिख देता हूँ, जे क्या होता है हमारा I/A। जे सिग्मा और इलेक्ट्रिकल, इन बीच के में एक रिलेशन ये पेपर में निकाली जाती है 2 नंबर में। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन जे करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक रिलेशन पढ़ी है करंट की, I = ANEVT। देखिए इसमें ए को नीचे ले आई, I/A, और ये क्या हो जाएगा NEVD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E/2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। I/A क्या होता है हमारा, J एक आ चुका है हमारा, इसमें से E भी आ चुका है, NE² E भी आ चुका है हमारा। ये देखिए क्या होता है, इसको निकालते हैं क्या आता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का क्या फार्मूला होता है, M/E²। ये रेजिस्टिविटी का भी पढ़ा था हमने। इसका अगर रेसिप्रोकल कर दें हम 1/ρ, तो ये क्या बनता है, NE², यही बनता है, मतलब 1/ρ, दिस इज इक्वल टू 1/ρ इंटू ई और जे, और 1/ρ किसके बराबर होता है, सिग्मा
तो ये क्या आ गया हमारा जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये आ गई हमारे पास रिलेशन किस किस के बीच में, जे सिग्मा और ई के बीच में। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, बिल्कुल इजी है रिलेशन निकालना, एक दो टर्म आपको याद होनी चाहिए, आप इनको भी ड्राइव कर सकते हैं। ओम्स लॉ हमने पढ़ ली। अब देखते हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती है। तो क्या लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। नॉन ओमिक डिवाइसेज क्या होती है, दोज डिवाइसेज विच नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेज। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जितना I बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में V बढ़ता है, तो V अपॉन I क्या कहलाता है, R, और ये R क्या रहता है, कांस्टेंट। किसके अंदर, ओमिक डिवाइस के अंदर। और इसका ग्राफ कैसा आता है, लीनियर ग्राफ, ये हम सब ने पढ़ा है, लीनियर ग्राफ आता है V और I के लिए। जितना I बढ़ता है उतना ही V बढ़ता है, या जितना V बढ़ता है उतना ही I, और R क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट। उनको बोलते हैं हम ओमिक डिवाइसेस। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ओबे नहीं करती है ओम्स लॉ को। ओबे नहीं करने का मतलब, इन जैसे वैक्यूम ट्यूब, डायोड और ट्रांजिस्टर का हमारा पूरा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर नाम से यूनिट है एक, उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में। वैक्यूम ट्यूब जो हमारे टीवी में होती है, दीज गिव्स नॉन लीनियर ग्राफ, इनका ग्राफ नॉन लीनियर नहीं होता। ये V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ये जो रिलेशन है इसको वैलिड है, रिलेशन वैलिड फॉर बोथ नॉन ओमिक और ओमिक डिवाइसेस। वैलिड है रिलेशन, दोनों में लगता है ये फार्मूला V अपॉन आई इज इक्वल टू R। लेकिन क्या फर्क है, जो इनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम डायोड का अगर करंट और वोल्टेज का हम ग्राफ ले तो वैसे स्ट्रेट नहीं आता है, वो नॉन लीनियर ग्राफ आता है, इसलिए उनको नॉन ओमिक डिवाइस बोला जाता है। जैसे इनका ग्राफ इस तरीके का आएगा, V और I, ये ग्राफ जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन इनका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, नॉन लीनियर ग्राफ जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी एक डायोड होती है, सेमीकंडक्टर डायोड, उसमें कैसा ग्राफ होता है। अगर मैं V और I का ग्राफ लूं, ये V और ये I, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट फिर एकदम से बढ़ जाता है। लेकिन देखिए ये इतनी वोल्टेज पर एकदम से करंट बढ़ चुका है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रो एम्पेयर करंट होगा यहाँ पर, आई नीचे की तरफ, और ये मिली एम्पेयर है। अगर मैं दूसरी तरफ वोल्टेज बढ़ाना, नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ा दूं, तो ये करंट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी नहीं बढ़ता है। यहाँ इतना सा वोल्टेज में कितना ज़्यादा करंट बढ़ने लगा और यहाँ नहीं बढ़ता है, तो दोनों तरफ सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। इसमें अगर जो ओमिक डिवाइस है उनमें अगर करंट बढ़ेगा तो उतना ही वोल्टेज भी बढ़ेगा, और करंट घटेगा तो वोल्टेज भी उसी प्रोपोर्शन में घटता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, फॉरवर्ड में यहाँ करंट एकदम से बढ़ता है और यहाँ नहीं बढ़ता है करंट, वोल्टेज बढ़ती है लेकिन करंट नहीं बढ़ता है, तो उसी प्रोपोर्शन में हम नहीं पैदा कर पाते हैं करंट को। एक और डिवाइस है जिसका नाम LED है, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा है, LED गैलियम आर्सेनाइड, LED जो लाइट इमिटिंग डायोड होती है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये I है मिली एम्पेयर में, करंट बढ़ता है उस तरफ, और इस तरफ वोल्टेज बढ़ती है। देखिए अलग अलग चीज़ है। अगर मैं कोई भी लेके चलूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, V बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रीजन, नॉन लीनियर रीजन है ये, नॉन लीनियर रीजन। लेकिन यहाँ होता क्या है, इस रीजन में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है कुछ करंट भी बढ़ता है। यहाँ देखिए इससे आगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन।
यहाँ क्या है, वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट घट रहा है, तो आर क्या होता है हमारा V/I। वोल्टेज बढ़ रही है, करंट नहीं बढ़ रहा, घट रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस घट रहा है, यहाँ बढ़ नहीं रहा, तो क्या है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, एक ही करंट पर अलग अलग वोल्टेज है, जैसे ये करंट है, यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ मैं, यहाँ करंट से इतना ही है, अलग वोल्टेज, यहाँ भी करंट इतना ही है, अलग वोल्टेज, यहाँ भी करंट उतना ही है, अलग वोल्टेज, तो अलग एक ही करंट अलग अलग वोल्टेज पर भी मिलता है, तो इसमें कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ओमिक डिवाइस में स्पेसिफिक होती है, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा, ठीक है। यह ऐसा नहीं है, वोल्टेज बढ़ रही है करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज अब भी बढ़ रही है करंट फिर घटने लगा, फिर आगे जाके वोल्टेज बढ़ रही है करंट फिर से बढ़ने लगा, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें नॉन लीनियर ग्राफ आते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल वैक्यूम ट्यूब, डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं।